सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनअकैडमी एमएच बोर्ड स्कॉलर्स। और देखो यार, सबसे पहले तो ये बात बता देना चाहती हूँ कि अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहली बात तो ये है कि सब्सक्राइब कर लो। और एक बात ऐसी है कि यार देखो, जुलाई एंड तक, ठीक है, जुलाई के एंड तक 10K का जो टारगेट है वो हमारे चैनल पे आया है। तो 10K सब्सक्राइबर्स का जो चैलेंज है वो आपने एक्सेप्ट करना है अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, ठीक है, स्नैपचैट ग्रुप में, सब तरफ शेयर करो और 10K का जो चैलेंज है वो एक्सेप्ट करो। और जुलाई एंड तक 10K हमारे पूरे हो जाने चाहिए, ये बात याद रखो बच्चा लोग, ठीक है। तो यार देखो, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, यानी कि बस हिस्ट्री, ठीक है, स्टैंडर्ड 10th का, ठीक है। तो आपका टेक्स्ट बुक का इंटरफेस है, दैट इज हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, दैट इज हिस्टोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन, ठीक है। हिस्टोग्राफी जो है, इंडियन ट्रेडिशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर हमारा पहले ही हो चुका है। आज वी आर गोना स्टार्ट द सेकंड चैप्टर और उसका नाम अच्छे से याद रखो, इंडियन ट्रेडिशन, ठीक है। तो यार देखो, ट्रेडिशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्टोरियोग्राफी, ये देखना है। हिस्टोरियोग्राफी यानी कि क्या, पहले मैंने आपको बता दिया, राइट। हिस्टोरियोग्राफी यानी कि क्या, द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल नरेटिव इज कॉल्ड एज हिस्टोग्राफी। हिस्ट्री यानी कि हिस्ट्री, ठीक है, पास्ट, और ग्राफी यानी कि लिखना, यानी राइटिंग ऑफ हिस्ट्री इज नोन एज हिस्टोरियोग्राफी। ये बात हमेशा याद रखना, राइटिंग ऑफ हिस्ट्री इज नोन एज हिस्टोरियोग्राफी। और जो हिस्ट्री लिखता है उसे दीदी ने क्या बोला था, हिस्टोरियन बोला था। जब वो फर्स्ट लेसन सिखाया था तभी बता दिया था। ओके, ट्रेडिशन ऑफ इंडियन हिस्टोग्राफी। अब इंडियन हिस्टोग्राफी का ट्रेडिशन क्या है? वी लर्न अबाउट द वेस्टर्न ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी इन द लास्ट सेशन, लास्ट लेसन, ठीक है। जो वेस्टर्न ट्रेडिशनल था, यानी कि जो कि कार्ल मार्क्स से बना था, ठीक है, हेडरिच से बना था, फेगल हेडरिच से, इन लोगों की जो सोच थी और जो मॉडर्न हिस्टोग्राफी थी, वेस्टर्न हिस्टोग्राफी थी, वो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी। अब हम इंडियन ट्रेडिशन पढ़ेंगे, यानी कि इंडियन लोगों के हिसाब से जो था वो पढ़ेंगे। इन दिस लेसन वी विल नो अबाउट द ट्रेडिशन ऑफ इंडियन हिस्टोग्राफी। अब इसमें क्या पढ़ेंगे हम, इंडियन हिस्टोग्राफी का ट्रेडिशन कैसा था, यानी कि इंडियन जो हिस्ट्री थी वो किस हिसाब से लिखी जाती थी, वो हम पढ़ने वाले हैं। हिस्टोग्राफी इन द एशियंट पीरियड। एशियंट यानी कि क्या यार, देखो मैंने आपको पहले ही बताया था लास्ट सेशन में, ठीक है। लास्ट यानी कि क्या, जो अब हमारा फर्स्ट चैप्टर हुआ था, ठीक है, उसी में मैंने आपको क्या बताया था कि 3 पीरियड होते हैं। कौन से? एक होता है आपका एंशिएंट पीरियड, या दूसरा होता है आपका मेडिवल पीरियड, एंड यस, एंड द थर्ड इज योर मॉडर्न पीरियड, ठीक है। एक है आपका, एक सेकेंड, मॉडर्न पीरियड, ठीक है। तो एशियन पीरियड यानी कि क्या, जब एप्स वगैरह रहते थे एकदम पुराना, ठीक है, एकदम पुराने, तो हम उसे क्या कहते हैं, एंशिएंट पीरियड कहते हैं। मेडिवल यानी कि क्या, जो हमारे ब्रिटिशर्स का पीरियड था, शिवाजी महाराज वगैरह का, तो ये जो मिडल पीरियड है उसे हम क्या कहते हैं, मिडिवल पीरियड। और अभी हम जो कर रहे हैं, अभी हम जिस पीरियड में, उसे हम क्या कहेंगे, मॉडर्न पीरियड, ठीक है। एंशिएंट में कौन था, एप्स लोग थे। मेडिवल में बीच में का जो ब्रिटिशर्स का, हम बोल सकते हैं शिवाजी महाराज का वगैरह। और मॉडर्न में हम क्या कहेंगे, जो अभी हमारा 21st सेंचुरी चल रहा है, ये किस में कंसिडर होगा, मॉडर्न हिस्टोग्राफी, अदरवाइज मॉडर्न पीरियड में हमारा कंसिडर होगा। क्लियर? ओके, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। In the ancient period in India memories of great deeds of ancient and mythological ire, also memories of social transitions were preserved with the help of oral reciters। यानी कि जो ancient India था उसमें बहुत अलग अलग memories है हमारे पास, यानी कि जो हमारे ancestors है उनके बहुत बहुत अच्छे अच्छे काम है, उनके अलग अलग deeds है जो कि बहुत ही great है और बहुत ही अच्छे, जो कि हम याद रखते हैं, ठीक है। और ऐसे कुछ कुछ memories है जिससे कि social transition हुआ, यानी कि apes थे, ठीक है, एप्स थे, कुछ भी नहीं करते थे, लोगों को मारते थे, एनिमल्स को हंट करके खाते थे, उसका तो उन्होंने क्या करी, एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, ठीक है। ये सब किस में आता है, एंशिएंट पीरियड में आता है, राइट। तो ये सब जो ट्रांजिशन, यानी कि एप्स से लेकर ह्यूमन बींग्स तक और इंटेलिजेंट ह्यूमंस तक, ये जो ट्रांजिशन है ये हमें कैसे पता है, ओरल रिसाइटल से पता चलता है। ओरल रिसाइटल्स क्या होते हैं बच्चे लोग, ओरल रिसाइटल यानी कि जैसा अब मैं आपको कहानी बता रही हूँ, तो मैं क्या करूँ, आपको ओरली बता रही हूँ, तो उसे हम क्या कहेंगे, ओरल रिसाइटल कहेंगे। ओके, the inscriptions on the Harappan seals and other artifacts confirm that Indian had mastered the art of writing as early as the 3rd millennium BCE। यानी कि अगर आपने हरप्पन सील्स पर देखा, कहीं पर देखा, तो इंसानों ने जो है, इंडिया के जो लोगों ने वो लिख के रखा है। तो हम उस पर, अब हरप्पन बहुत पुराना है, राइट, हरप्पन बहुत पुराना, तो तब से उसके ऊपर से हमें समझ सकते हैं कि जो इंडिया के लोग थे, इंडिया के जो एंसेस्टर्स थे, उन्होंने बहुत पहले ही लिखना पढ़ना शुरू कर दिया था और लिखने पढ़ना उन्हें आने लग गया था, ठीक है। द आर्ट ऑफ राइटिंग, जो आर्ट ऑफ राइटिंग था उन्हें 3rd मिलेनियम बीसीई के पहले ही पता चल गया था। आप बोलोगे दीदी 3rd मिलेनियम बीसीई क्या है, तो बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। ये क्या हमारा एक पीरियड है, ठीक है, एक टाइम पीरियड है, उसके पहले ही इंडियन लोगों ने क्या कर दिया था, लिखना स्टार्ट कर दिया था, लिखना सीख लिया था। और परहैप्स बिफोर दैट, अदरवाइज उसके पहले भी हो सकता है, उसके पहले भी उन्होंने सीखा होगा, पर उसके पहले उन्होंने कहीं लिख के रखा नहीं, हम देख नहीं सकते, इसलिए हमें पता नहीं है। However, the Harappan script
is not yet successfully described। यानी कि जो हड़प्पन जो हम बोलते हैं ना स्क्रिप्ट है उस पर लिखा गया है, पर अभी तक वो ज्यादा किसी को समझ में आया है कि सक्सेसफुली नहीं। द अर्लीस्ट नोन डॉक्यूमेंट्स The earliest known documents of historical nature found in India are in the form of inscriptions। ठीक है, जो earliest documents जो हमें मिलते हैं इंडिया में, ठीक है, वो किसके फॉर्म में है? inscriptions के फॉर्म में। आप बोलोगे दीदी inscriptions, तो देखो यार स्टोन पर लिख कर रखते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्टोन है उस पर हम लिख कर रखते हैं, जैसे कि आजकल लोग फोर्ट्स पर वगैरह जाते हैं करते हैं, तो वहां पर दिल निकाल के रखते हैं लोग, ऐसे पत्थर लेते हैं उससे ऐसे दिल कोड़ते हैं, उस पर ऐसे ए लिखते हैं, उस पर ऐसे एस लिखते हैं और ऐसे ऐसे ये बनाते हैं, ठीक है, पत्थर पर ऐसा कोरेंगे, यहाँ पे ए लिखेंगे, यहाँ पर एस लिखेंगे और ऐसे एरोस बनेंगे, तो ये क्या हो गया बच्चा लोग? इंस्क्रिप्शन होने का, यानी कि पत्थर पर अगर आप कुछ लिख के रख रहे हो, सो इट इज कॉल्ड एज इंस्क्रिप्शन। तो हमारे जो अर्ली एंसेस्टर्स थे वो कैसे लिखते थे? हिस्टोरिकल नेचर्स पे लिखते थे, जो कि हमको कहाँ पे मिले? इंस्क्रिप्शंस के थ्रू में मिले। दे आर डेटेड टू द 3rd century BC, ठीक है, 3rd मिलेनियम में मिले। दैट इज एम्परर अशोक मौर्य टाइम। कौन से मौर्य के टाइम पे था? कौन से अशोका के एम्परर के टाइम पे था? अशोक मौर्य टाइम पे था, ठीक है। His edicts are inscribed on natural rocks and stone pillars। उनके जो edicts थे, यानी कि उनकी जो बातें थी, अदरवाइज उनके जो पेंटिंग्स थी, वो कैसे गई है? नेचुरल रॉक्स पर, और स्टोन के जो पिलर्स है, ठीक है, इतने बड़े बड़े पिलर्स होते हैं, उन पर क्या कही है? निकाल कर रखी गई है। From the 1st century C, inscriptions began to occur on coins। फिर 1st century से क्या हुआ? 1st century से जो inscriptions है वो कॉइन पर आने को लग गए, यानी कि कॉइन पर भी लिखने को लग गए। अब आप देखो तो ये तो हमारे कॉइन पर लिखा हुआ होता है, ठीक है, अलग अलग चीजें लिखी हुई होती है। तो 1st century से क्या हो गया कि जो इंस्क्रिप्शन है वो कॉइन पर भी लिखना स्टार्ट हो गया, मेटल इमेजेस यानी कि मेटल्स पर भी लिखना स्टार्ट हो गया। फॉर एग्जाम्पल इस पर देखो अनअकैडमी लिखा है, देखिए वैसे ही अगर हमारे घर पे कुछ नया स्टील का वेसल आया, तो मम्मी क्या करती है? वापस स्टील वाले की दुकान पर जाती है और उसके पास से हमारा नाम है ना उसके नीचे लिख के आती है, उसके नीचे लिख के आती है। वैसे ही उन्होंने क्या किया है? मेटल इमेजेस एंड स्कल्पचर्स एंड आल्सो ऑन कॉपर प्लेट्स पर वगैरह भी दे प्रोवाइड इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन। इससे क्या मिलती है हमें? अलग अलग इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन मिलती है। यानी कि आप कहीं पर जाओगे, किसी महाराजा के घर में जाओगे, ठीक है, उनके महल में जाओगे, जो कि म्यूजियम की तरह प्रिजर्व किया जाता है, उनके घरों पर उनके घरों में, उनके महलों में उनके वेसल्स देखोगे तो उनके वेसल्स पर उनके नाम इंस्क्रिप्ट होते हैं, राइट, उनके नाम लिखे हुए होते, कोरे हुए होते, तो उससे हमें पता चलता है कि यार तब भी लिखते थे ये किसका है, ये वेसल किसको बिलोंग करता था, या किसने किसको दिया, ये सारी इंफॉर्मेशन उस पर लिखी हुई होती थी। अदरवाइज कॉइन्स पर कि कौन से पीरियड का कॉइन है, कौन से राजा का कॉइन है, कौन से समुदाय का कॉइन है, ये सब हमें क्या बताया? इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन जो है ये सब हमें इंस्क्रिप्शंस की वजह से पता चलती है। क्लियर एवरीवन? नाउ we get to know about the dates of various kings, dynastic genealogies, territorial extent, एक second, territorial extent and administration of various empires and kingdoms, and also important political events, social organization, climate famines etc of the respective times। यानी कि क्या होता है? इन सब चीजों के वजह से, यानी कि ये सब लिख के रखने की आदत की वजह से, इंस्क्रिप्शंस की वजह से हमें अलग अलग राजाओं की स्टोरीज मालूम पड़ती है, उन्होंने क्या क्या किया था, उनकी लाइफ स्पैन क्या थी ये मालूम पड़ता है। टेरिटोरियल एक्सटेंट यानी कि कहाँ से कहाँ तक उनके टेरिटरी थी, यानी कि आपका घर होता है ना कि इस गेट से उस गेट तक आपका घर है। अगर आपको किसी ने पूछा कि तेरा घर कहाँ पे, तो आप बोलोगे देखो वो गाड़ी दिख रही है ना, वहां से स्टार्ट होगा और वो गेट दिख रहा है ना, वहां पर खत्म होगा, इतना मेरा घर है। तो आपका क्या हो गया? टेरिटोरियल हो गया, राइट। और आपको कहाँ पे करते हो? एक लिख के रखते हो, आपके पापा मम्मी के पास डॉक्यूमेंट्स आपके घर के। वैसे ही किंग्स के टेरिटोरियल्स भी लिख के रखे थे, और ये पहले किस पर लिखे जाते थे? स्टोन्स पर लिखे जाते थे, क्योंकि तब पेपर का इतना कुछ होगा नहीं भाई, इसलिए वो क्या करते थे? पेपर गुम भी गया तो इंस्क्रिप्शंस यानी कि क्या, स्टोन्स पर, कॉइन्स पर, अलग अलग चीजों पर इंस्क्रिप्शंस लिख के रखते थे, ठीक है। और हमें किस चीजों के बारे में पता चलता है? इवेंट्स के बारे में, वो ड्रॉ करके रखता है, राइट। अगर आप आओ हमारे, ठीक है, अगर आप आओ और देखो एलोरा अजंता पे, तो वहां पर बहुत अलग अलग इंस्क्रिप्शन है, बहुत अलग अलग काविंग्स है, तो उसकी वजह से आपको पता चलता है कि यार तब लोग रहते कैसे थे, तब लोग पहनते कैसे थे, कपड़े कैसे पहनते थे, राइट, बच्चों को कैसे संभालते थे। तो इन सब इंस्क्रिप्शन की वजह से, काविंग्स की वजह से हमें हमारे जो पुराने एंसेस्टर्स हैं, उनके पुराने चीजें हैं, उनके बारे में ज्यादा पता चलता है, एंड वी गेट कनेक्टेड टू देम। इतनी बात तो याद रखो। ओके, नाउ the ancient Indian literature, including the epics Ramayana,
Mahabharata, Puranas, Jain and Buddhist texts, historical accounts by Indian authors and also travel logs by foreigner travels are important sources of history. यानी कि हमारे एंशियंट इंडिया की बात ही कुछ अलग है, राइट? एंशियंट इंडिया में आपको रामायण मिलेगा, आपको महाभारत मिलेगा, आपको वेद मिलेंगे, आपको पुराण मिलेंगे, जैनों के अलग अलग टेक्स्ट मिलेंगे, बुद्धिस्ट लोगों के अलग अलग टेक्स्ट मिलेंगे, राइट? और जो लोग ट्रैवल करते थे, जिनको इंडिया की लाइक बोलते ना हम कि जिनको इंडिया के बारे में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी, तो फॉरेनर्स जो इंडिया में ट्रैवल करते थे वो अलग अलग ट्रैवल लॉग्यूज लिखते थे। ट्रैवल लॉग्यूज यानी कि क्या, कि वो जो आ रहा है, जो देख रहे हैं, वो लिख करके रखते थे। तो ये सारी चीजें भी जो है, जो कि कहीं ना कहीं लिख के गई है, लिख के रखी गई है, वो हमारी इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा हिस्ट्री के लिए। हिस्ट्री के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर ये चीजें नहीं होती तो हमें पता चलता है क्या, फॉर एग्जाम्पल अगर रामायण हुआ है, राइट, अगर रामायण के बारे में लिखा ही नहीं जाता तो क्या आज हमें रामायण के बारे में पता चलता? क्या हमें राम के बारे में पता चलता? क्या हमें सीता मैया के बारे में पता चलता? नहीं पता चलता ना। क्या अगर अगर महाभारत कहीं ना कहीं लिख के नहीं रखी गई होती तो क्या हमें पता चलता कि कृष्ण ने अर्जुन को कैसे मदद की, कैसे पांडव जीते, कैसे कौरव हटे हार गए, राइट? पता नहीं चलता। तो अगर ये सब चीजें कहीं ना कहीं लिख के नहीं रखी होती तो हमें हमारे एंसेस्टर्स के बारे में, हमारे हिस्ट्री के बारे में, हमारे देश के बारे में कुछ पता चलता क्या? नहीं पता चलता। दैट्स वाई ये जो लिखा हुआ चीजें होती है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स होती है हमारी हिस्ट्री का लिए। Clear? Now, writing of biographies of kings and dynastic histories mark an important step in the Indian historiography. यानी कि जो किंग्स है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले ले अशोक मौर्य किंग, ठीक है, तो उनकी हिस्ट्री, उनकी जो बायोग्राफी है वो कहीं ना कहीं लिख के रखी गई है, राइट? उनकी जो डायनेस्टी थी, यानी कि कब से कब तक उन्होंने रूल किया, कैसे उन्होंने रूल किया, कैसे राजा थे वो, उन्होंने अपने प्रजा के लिए क्या क्या किया, ऐसी सारी चीजें लिख के रखी गई है। और ये सारी चीजें कैसी, हमारी हिस्ट्री के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बस नाम पता होता कि किंग मौर्य है, ठीक है, किंग अशोक मौर्य, बस आपको नाम पता होता, ठीक है, आपको बस नाम पता होता, तो आप क्या बोलते कि हाँ यार थे एक राजा जिनका नाम था अशोक मौर्य, पर हमें पता नहीं कि उन्होंने क्या क्या था, वो अच्छे राजा थे या बुरे राजा थे, तो हमें कुछ हिस्ट्री के बारे में पता चलता क्या? नहीं पता चलता। बट जस्ट उनकी बायोग्राफीज लिखी गई है और उनकी डायनेस्टी लिखी गई है, हिस्ट्रीज के बारे में मार्क की गई है, इसलिए हमें हमारे एंसेस्टर्स के बारे में पता चलता है, राइट? नाउ Harshacharitra. Harshacharitra, written in the 7th century CE by Banabhatta is King Harsha's biography. अब देखो एक किंग थे, ठीक है, एक राजा थे जिनका नाम था हर्ष, तो उनकी एक बायोग्राफी लिखी गई, कौन सा सेंचुरी में लिखी गई? 7th सेंचुरी सी। अब आप बोलो हमारा कौन सा चल रहा? 21st सेंचुरी, ठीक है, तो वो कब लिखी गई थी? 7th सेंचुरी में लिखी गई थी और उसका नाम क्या था? हर्ष चरित्र। अब उनका नाम था हर्ष, ठीक है, और उस बायोग्राफी को क्या नाम दिया था? हर्ष चरित्र। यानी कि जो हर्ष है, चरित्र यानी कि क्या भाई? चरित्र यानी कि क्या? कैरेक्टर। तो जो राजा है उनका कैरेक्टर कैसा है ये उनके बायोग्राफी में हमें बताया गया था। It portrays a realistic picture of the social, economical, political, religious and cultural life during the king's times, ठीक है, यानी कि ये क्या बताती है? बायोग्राफी हमें बताती है ऐसे रियल चीजें बताती है, रियल फैक्ट्स, रियल पिक्चर्स बताती है जो कि उस टाइम सोसाइटी में थे, यानी कि सोशली, यानी कि सोसाइटी में थे, उस टाइम पैसों का झोलमाल कैसा था, ठीक है, इकोनॉमिक चीजें कैसी थी ये हमें बताई जाती है, पॉलिटिकल रीजन्स कैसे थे, फिर कौन से रीजन्स उस किंग के अंडर आते थे, और लाइफ कैसी थी, कल्चरल लाइफ, यानी कि कैसे लोग रहते थे, कैसे लोग कपड़े पहनते थे, कौन सा धर्म मानते थे, कौन से धर्म को स्वीकार किया था, ठीक है, ये सारी बातें जो है वो हमें हर्ष चरित्र से पता चलती है। हर्ष, किंग हर्ष जो थे उनकी बायोग्राफी से पता चलती है। ओके, ना यू वुड लाइक टू नो दिस, आपको पसंद आएगा ये जानकर, ठीक है, आपको पसंद आएगा। अभी ये सारी चीजें अच्छे से देखो भाई, ये सभी चीजें अच्छे से देखो। ये एक कॉपर प्लेट है, इस कॉपर प्लेट पर कुछ ना कुछ ड्रॉ करके रखा है। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपको सैपलिंग दिखेगा, ठीक है, आप अच्छे से देखो तो इसे हम मंदिर टाइप भी बोल सकते हैं, लाइक मंदिर टाइप, और उसके ऊपर छत्ता, ठीक है, पता नहीं उन्होंने क्या ड्रॉ किया है, बट वी कैन जस्ट सी इट, ठीक है। अब देखो, सोह गौरा कॉपर प्लेट, इसका नाम क्या है? सोह गौरा कॉपर प्लेट। मैंने तो पहले ही बोला कि कॉपर प्लेट है, पर वो उसका नाम क्या है? सोह गौरा। द कॉपर प्लेट वॉज फाउंड एट सोह गौरा डिस्ट्रिक्ट, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। ये कॉपर प्लेट कहाँ पे मिली थी? उत्तर प्रदेश में मिली थी। और कौन सा डिस्ट्रिक्ट में मिली थी? गोरखपुर में, ठीक है। और सोह गौरा क्या था? वो विलेज का नाम था जहाँ पर ये कॉपर प्लेट मिली थी, इसलिए उस कॉपर प्लेट को कैसे बुलाया जाता है? सोह गौरा कॉपर प्लेट। ओके, it is supposed to be formed
फ्रॉम द मौर्यन पीरियड, यानी कि अशोक मौर्य के पीरियड से ही है, ऐसा माना जाता है। द इंस्क्रिप्ट ऑन इट इज इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ठीक है, जो ब्राह्मणी स्क्रिप्ट होती है उसमें उनको लिखी गई है, उस लैंग्वेज में लिखा गया है। द सिंबल्स नोन एज tree is reeling and mountain as the beginning of the inscription. Also, the beginning of the inscription also occur on punch mark coins, यानी कि आप देख सकते हो तो आपको यहाँ पे कुछ ट्रीज दिखेंगे, कुछ माउंटेन्स टाइप्स दिखेंगे, ठीक है, ये सब आपको स्टार्टिंग में ही दिख जाएगा। Another symbol which looks like a structure erected on 4 pillars is supposed to be indicative of the granary, यानी कि यही, ये देखो ये 4 पिलर्स है, ठीक है, फर्स्ट पिलर, सेकंड पिलर, थर्ड पिलर, फोर्थ पिलर। जैसे मैंने बोला कि आप इसको विलेज सकते हो, विलेज समझ सकते हो, तो वैसे इन्होंने क्या बोला कि 4 पिलर्स ऐसे है, तो आप उसको क्या समझ सकते हो, गार्नरी समझ सकते हो, ग्रैनरी समझ सकते हो, ठीक है। द इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड्स अ रॉयल ऑर्डर that the grains stored in the granary should be distributed carefully। अब ये जो इंस्क्रिप्शन है, ये जो इंस्क्रिप्शन है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोई झाड़ है, राइट, ये झाड़ है, यहाँ पे क्या है, ग्रैनरी। आप बोलोगे दीदी व्हाट इज मीन बाय ग्रैनरी, यार ये तो बता दो। तो ग्रैनरी यानी कि जहाँ पर हम क्या करते हैं, ग्रेन्स को स्टोर करके रखते हैं, यानी कि ग्रेन्स उगे खेत में, राइट, उसको कहीं ना कहीं हमें स्टोर करके रखना पड़ेगा, तो जहाँ पर हम उसे स्टोर करके रखते हैं उसे हम कहते हैं ग्रैनरी, ठीक है। तो ये हमें बता रहा है कि ग्रैनरी जो है कहीं ना कहीं अच्छे से स्टोर करके रखनी चाहिए, और जो ग्रेन्स है उस, ठीक है, ग्रैनरी में जो ग्रेन्स हम स्टोर कर रहे हैं, प्रिजर्व कर रहे हैं, वो ग्रेन्स कैसे है, टाइम टू टाइम लोगों में अच्छे से बटने चाहिए। ये देखो, ये आजू बाजू में जो है, ये आजू बाजू में जो है ना बच्चा लोग, ये पेड़ है, और ये जो दिख रहा है ना आपको, जो दीदी सर्कल कर रही है, ये क्या है, आपका ग्रैनरी है। इसमें क्या स्टोर हुआ है, ग्रेन्स स्टोर हुए, और ये बोल रहा है कि ये जो ग्रेन्स है ना, ये अच्छे से सब तरफ बटने चाहिए। It is supposed to be suggestive of precautions that may be taken in the times of famine। ये हम ऐसा मान सकते हैं, जो कॉपर प्लेट है, ठीक है। अब चलो मैं एक कॉपर प्लेट निकाल के बताती हूँ आपको। आप बोलोगे दीदी आप, हाँ चलो मैं, ठीक है, दिस इज द कॉपर प्लेट, एक सेकेंड, ओके, दिस इज द कॉपर, इट इज द सैपलिंग, इसे हम कहेंगे पेड़। आप बोलोगे दीदी वो कॉपर प्लेट पे आपसे ज्यादा अच्छा ड्राइंग निकाला गया है, तो यार आप समझने पे ध्यान दो, ड्राइंग पे ध्यान मत दो। ड्राइंग का लेक्चर लेंगे कभी, ठीक है, 1 2 3 4, 4 1 2 3 एक है ओक, ठीक है। सो ये है हमारी ग्रैनरी, और ये वाला जो इंस्क्रिप्शन है, ये वाला जो पर्टिकुलर इंस्क्रिप्शन है, ये हमें क्या बता रहा है कि जो ग्रैनरी स्टोर होती है, पेड़ पौधों की वजह से जो ग्रैनरी में ग्रेन्स स्टोर होते हैं, वो लोगों तक अच्छे से पहुंचने चाहिए, ठीक है, एक रॉयल ऑर्डर में, यानी कि बोल दिया है हर शनिवार टू शनिवार जाएगा, तो शनिवार टू शनिवार जाएगा, शनिवार राती मोर नींद नहीं आती, ओके। तो हर टाइम टू टाइम क्या होना चाहिए, ग्रेन्स जो है वो सब में कैसे होना चाहिए, बटने चाहिए। और जो है ये इंस्क्रिप्शन क्या बताता है हमें, ये कॉपर प्लेट पे इंस्क्रिप्शन क्या बताता है कि फेमाइन आ सकती है। फेमाइन यानी कि क्या, जब खाने पीने के लाले पड़ सकते हैं, लाले यानी कि क्या, आप बोलेंगे दीदी क्या भाषा वापर रही हो, क्या भाषा वापरता है दीदी तू, तो यार फेमाइन यानी कि क्या, जब लोगों को खाना ना मिले, पानी ना मिले, राइट, तो दुष्काल म्हणतो ना अपन, दुष्काल पड़ जाए, ड्रॉट पड़ जाए, तो उसे हम फेमाइन कहते हैं। तो ये इंस्क्रिप्शन क्या बोल रही है, जो एक ग्रैनरी है इसमें अपना खाना स्टोर करके रखो, जितना बचाते आएगा उतना बचा के रखो, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि फेमाइन आएगी और फिर किसी को खाना नहीं मिलेगा, फिर हम इसी कॉपर प्लेट को देखेंगे और हमको याद आएगा कि हमारे ग्रैनरी में क्या था, खाना स्टोर था, और हम वहां से ग्रेन्स निकाल के खाएंगे, ठीक है। ये सारी हमें बातें किसने बताई, इस प्यारे से सोह गौरा कॉपर प्लेट ने बताई। किसने बताई, चलो नाम लिखते हैं, सोह गौरा, ठीक है, गौरा, याद रखो नाम, सोह गौरा कॉपर प्लेट। कहाँ पर मिली थी, कहाँ पर मिली थी, सोह गौरा विलेज में मिली थी। डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या था, गोरखपुर था। कौन से स्टेट में मिली थी, उत्तर प्रदेश में मिली थी। कौन से पीरियड की मानी जाती है, मौर्यन पीरियड की मानी जाती है। आप बोलोगे दीदी ये क्यों इतना बता रहे हो, क्योंकि ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में आता है। आपके अगर टीचर स्ट्रिक्ट होगी तो आपको जरूर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, और प्लस अगर क्वेश्चन आंसर्स में नहीं भी आए तो ऑब्जेक्टिव्स में तो आना ही आना है। तो चुपचाप याद रखो मैं जो बोल रही हूँ, ठीक है। कौन से पीरियड से था, मौर्यन पीरियड से था। कौन सी लैंग्वेज में लिखा था, ब्राह्मणी लैंग्वेज में लिखा था, ठीक है। इस पे क्या क्या बताया था, क्या क्या सिंबल्स आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो, ट्रीज देख सकते हो, माउंटेन्स देख सकते हो, और ग्रैनरी देख सकते हो। ग्रैनरी का आप क्या बता रहा है कि जो ग्रेन्स है वो अच्छे से स्टोर करके रखो, क्योंकि जब वो फेमाइन आएंगे तब हमें कौन काम में आएगा, ग्रैनरी ही काम में आएगी। और क्या बता रहा है, ग्रैनरी बता रहा है कि टाइम टू टाइम लोगों में जो है वो बराबर खाना बटना चाहिए। ये सारी चीजें हमको बताई इस सोह गौरा के कॉपर प्लेट में। इज दिस क्लियर टू यू टिल नाउ, ठीक है। अभी तक जितना भी हुआ लेसन में, क्या आप लोगों को क्लियर है, जस्ट गिव मी अ वन थम्स अप इन द सेशन, ठीक है। कमेंट्स में जल्दी जल्दी से
थम्स अप दे दो कि आपको फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड दिस सोहो गौरा कॉपर प्लेट। क्लियर है? अगर क्लियर होगी तो नाउ आई एम टेकिंग द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज ऑफ हिस्टोग्राफी इन द मेडिवल पीरियड। यानी कि वो कौन सी थी? एंशिएंट पीरियड की थी। मैंने 3 पीरियड्स बताए आपको, राइट? 3 पीरियड्स बताए, एक सेकंड रुको। 3 पीरियड्स बताए, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। ये कौन सी थी? एंशिएंट पीरियड की थी। आप कौन से देखेंगे? मेडिवल। यानी कि जो बीच में का पीरियड आया था ना, तब क्या हुआ वो देखो। द स्टाइल ऑफ राइटिंग राज तरंगिणी, द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर by Kalhana in 12th century CE is close to the concept of modern historiography। यानी कि जो 12th सेंचुरी में हमने कश्मीर के बारे में लिखी थी, कश्मीर की हिस्ट्री लिखी थी, जिसका नाम है राज तरंगिणी, उसके जो लिखने की स्टाइल है, और अब हम मॉडर्न हिस्ट्री जो लिखते हैं, उन दोनों के लिखने की जो स्टाइल है वो कैसी है? सेम है। कल्हाना हिमसेल्फ, यानी कि कल्हाना नाम के इंसान ने लिखे थे, राइट? कल्हाना himself says that he wrote this text after critically examining their sources like inscriptions, coins, remains of ancient monuments, dynastic records and local traditions। जो हमारा कल्हाना है उसने बोला कि उसने ये जो रोट है, ये जो टेक्स्ट है, वो कब लिखा? जब उसने अलग अलग इंस्क्रिप्शंस, अलग अलग कॉइन्स, अलग अलग रिमेन्स, अलग अलग चीजें जो है, मॉन्यूमेंट्स वगैरह, फिर डायनेस्टिक रिकॉर्ड्स वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, इन सब को अच्छे से, बहुत अच्छे से एग्जामिन किया, क्रिटिकली एग्जामिन किया। उस पर कोई जब डाउट नहीं बचा, उस पर कोई कुछ डाउट मत रखना। तो उस पर जब कोई डाउट नहीं रहा, तब उसने क्या लिखा? हिस्ट्री ऑफ कश्मीर लिखा, दैट इज नोन एज राज तरंगिणी। इन द मेडिवल इंडिया द हिस्टोरियंस यानी कि द पर्सन हु राइट्स हिस्ट्री। ठीक है, अब मैं आपको 2 चीजें लिख के देती हूँ, जस्ट राइट इट डाउन इन योर टेक्स्ट बुक, अदरवाइज इन योर नोटबुक। ठीक है, 2 चीजें। फर्स्ट इट इज हिस्टोरियोग्राफी। फर्स्ट हिस्टोरियोग्राफी, दैट इज हिस्ट्री मीन्स हिस्ट्री, मतलब पास्ट, और ग्राफी मीन्स राइटिंग, राइटिंग ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, मैं शॉर्ट आंसर दे रही हूँ, राइटिंग ऑफ क्रिटिकल नरेटिव हिस्ट्री, ऐसे याद रखना, बट मैं अभी बस इतना याद दे रही हूँ, राइटिंग ऑफ हिस्ट्री इज नोन एज हिस्टोरियोग्राफी। ठीक है, इतना दिख दिया, राइटिंग, राइटिंग ऑफ राइटिंग लिख दिया यार मैंने, आपसे बात करने के चक्कर में ना, देखो बेटा, या राइटिंग ऑफ क्रिटिकल नरेटिव हिस्ट्री इज नोन एज हिस्टोरियोग्राफी, ये लिख देना। तो आप बस यहाँ पे लिखो, मैं बस यहाँ पे लिख रही हूँ, राइटिंग ऑफ हिस्ट्री इज नोन एज हिस्टोरियोग्राफी। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, सेकंड पॉइंट इज हिस्टोरियन। हिस्टोरियन यानी कि क्या? द पर्सन हु राइट्स हिस्ट्री, जो पर्सन हिस्ट्री लिखता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? हिस्टोरियन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? हिस्टोरियन। ये 2 चीजें जो है, वो ये दो चीजें जो है, वो अच्छे से अपने नोटबुक में कॉपी कर लो, वो अच्छे से अपने नोटबुक में कॉपी कर लो, और हमेशा याद रखना, क्योंकि पूरा साल आपको ये 2 बातें याद रखनी है, पूरे साल। ठीक है, now, in medieval India, the historians in the courts of Muslim rulers were influenced by Arabic and Persian historiography। यानी कि जो medieval period था, यानी कि medieval India था, जब वो कैसे होते थे? medieval India यानी कि क्या? जो बीच में का टाइम था, तो मुस्लिम रूलर्स जो थे, यानी कि अगर हम बात करें अकबर की, ठीक है, मुझे मैं बोल नहीं रही हूँ ऐसा कि वो मेडिवल पीरियड में थे, मॉडर्न पीरियड में थे, एंशिएंट पीरियड में थे, मैं जस्ट मुस्लिम रूलर्स का आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर ले अकबर की, तो उनके कोर्ट में, उनके जो उनका सभा होता था, उसमें जो लोग लिख के रखते थे कि अकबर ने आज ऐसे ऐसे किया, अकबर ने ये ट्रीटी साइन की, ये किया, तो ये जो सब लिख के रखते थे, राइट? तो ये लोग किससे इन्फ्लुएंस थे? कौन से लैंग्वेज से इन्फ्लुएंस थे? कौन से स्टाइल से इन्फ्लुएंस थे? दैट स्टाइल वाज कॉल्ड एज अरेबिक एंड पर्शियन स्टाइल। ठीक है, अरेबिक स्टाइल में वो लिखते थे, पर्शियन स्टाइल में लिखते थे, और इस स्टाइल से वो कहते हैं बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे, यानी कि वही चीज उनको पसंद आई, वही चीज उन्होंने सीखी, और उसी चीज में वो आगे बढ़ते गए। Among them, जियाउद्दीन बरानी holds an important place। इन सब में सबसे ज्यादा important place कौन पकड़ता है? जियाउद्दीन बरानी, बरानी या बैरानी। ठीक है, ये नाम याद रखना, जियाउद्दीन बरानी। इन तारिक ए फिरोज शाही, a book written by him। ये जियाउद्दीन बरानी ने जो ये बुक लिखी थी, ठीक है, जियाउद्दीन बरानी ने कौन सी बुक लिखी थी? तारिक ए फिरोज शाही। ठीक है, हिम he has stated the purpose of historiography। उन्होंने क्या किया? जो हिस्टोग्राफी का पर्पस है, यानी कि हिस्ट्री लिखी क्यों जाती है, जो पर्पस है, ये उन्होंने अपनी बुक में बहुत ही अच्छे से बताया है। अकॉर्डिंग टू हिम, the historian's duty is not limited only to recording the ruler's valor and policies of welfare, but he also should write about the ruler's failing and incorrect policies। यानी कि जियाउद्दीन बरानी था, इन्होंने क्या बोला कि हिस्ट्री जो लिख रहा है, ठीक है, जो भी हिस्टोरियन हिस्ट्री लिख रहा है, सिर्फ हिस्ट्री में किंग के जो सक्सेस थी, किंग ने जो अच्छी अच्छी चीजें की, वो लिखना जरूरी है क्या? नहीं,
बट लोगों को किंग की दूसरी साइड भी मालूम पड़नी चाहिए, लोगों को किंग की बुरी साइड भी मालूम पड़नी चाहिए, यानी कि किंग ने कब रॉन्ग डिसीजंस लिए, किंग ने कब गलत काम किए, और किंग के कब फेलियर्स हुए, यानी कि कोई प्लान बनाया किंग ने और उसमें उन्हें सक्सेस नहीं मिली। ऐसी चीजें भी हमने क्या करनी चाहिए, हिस्ट्री में लिखनी चाहिए। ये किसने कहा, जियाउद्दीन बहरानी ने कहा। और देखो ना कितनी सही बात है, अगर आप किसी की बस अच्छी बातें लिख रहे हो तो फिर फायदा क्या है, तो फिर क्या फायदा क्या है, राइट। आपने क्या करना चाहिए, उसका अगर अच्छी बात लिख रहे हो तो आपने उसकी बुरी बात भी लिखना चाहिए, ठीक है। अगर एक पहलू है तो दूसरा पहलू भी तो है भाई, ठीक है। तो ये बातें याद रखना। Barani further says that a historian should also take into consideration the impact of teachings of the wise, the learned, and the sense of the cultural life of the पीपल। यानी कि बरानी ने बोला, जियाउद्दीन बरानी ने आगे क्या बोला कि जो हिस्टोरियन है उन्होंने वो चीजें भी लिखनी चाहिए जो लोग हमारे सोसाइटी को अच्छी बातें सिखाते हैं, यानी कि संत वगैरह हम बोल देंगे, ठीक है। उनकी जो अच्छी अच्छी बातें होती है वो भी हमने क्या करनी चाहिए, हिस्ट्री में लिखनी चाहिए। यानी कि हिस्ट्री आगे जाके जब कोई बच्चा पढ़ेगा, कोई इंसान पढ़ेगा, तो उसे वो अच्छी बातें भी पढ़ने को मिलेगी और अच्छी बात भी उसे अपने लाइफ में इनकलकेट करते आएगी, इनकलकेट करते आएगी, समझे, ठीक है। सोशल कल्चरल लाइफ जो है लोगों की, यानी कि सिर्फ राजाओं की नहीं, पर जो छोटे बच्चे हैं, ठीक है, जो गरीब लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, जो काम कर रहे हैं, जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, जो अलग अलग ऑक्यूपेशंस कर रहे हैं, उनकी भी क्या लिखनी चाहिए, हमने कल्चरल लाइफ लिखनी चाहिए। ये किसने बोला, जियाउद्दीन बहरानी ने बोला। दस बरानी एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, और इसी वजह से जो बरानी था उन्होंने क्या कर दिया, हिस्ट्री का स्कोप बढ़ा दिया, यानी कि अलग अलग बातें आने को लग गई, यानी कि किंग के बारे में बुरी बातें भी आने को लग गई, किंग के फेलियर्स भी आने को लग गए, लोकल पीपल की बातें भी आने को लग गई। इसकी वजह से जो हिस्ट्री में जो डिमांड थी, हिस्ट्री में जो हम बोलते हैं ना कि पसंद होती है कि यार मुझे हिस्ट्री बड़ा बोर होता है, तो हिस्ट्री बोर कब होता है, जब हमें पसंद नहीं होता, जब हमें समझ नहीं आ रहा होता है, जब हमें ऐसा लगता है कि यार इसमें तो बस वही वही है, ठीक है। पर अगर आपसे कोई रिलेटेड चीज आ जाए तो आपको क्या होती है, हिस्ट्री पसंद आने लग जाती है, ठीक है। अगर भगवानों से रिलेटेड आ जाए तो आपको पसंद आएगी, अगर राजाओं से रिलेटेड आ गए तो आपको पसंद आएगी। यानी कि वही किसने किया, बरानी ने किया। बरानी ने क्या किया, अपने लाइफ के बारे में, अपने संतों के बारे में लिखना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से क्या हो गया कि जो लोगों की पसंद थी हिस्ट्री की वो ज्यादा बढ़ने लग गई, स्कोप ज्यादा बढ़ने लग गया। For the historians in the Mughal court, praising the emperors and exhibition of loyalty became more important. यानी कि जो हिस्टोरियंस थे मुगल कोर्ट में, उसमें क्या हो गया कि अगर राजा को प्रेज किया कि राजा आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, सरदार आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप कितने अच्छे हो, कितने दिलदार हो, ऐसा बोला, और ये क्या कर दी, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन गई। क्यों बन गई इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा बोला तो राजा क्या करेंगे, उनसे खुश होंगे, उन्हें गिफ्ट देंगे, उन्हें पैसे देंगे। बट वॉज इट राइट, बच्चा लोग, नहीं। इसलिए बरानी ने क्या किया, इन सारी चीजों को चेंज करने की कोशिश की। The custom of adding suitable poetic quotes and beautiful pictures was also introduced. यानी कि जब हम कोई भी लिखते हैं, कोई भी चीज लिखते हैं, तो बस लिखने से, बस लिख के रखा होगा तो आपको बोर होता है, पढ़ने में भी देखने में भी। पर अगर वहीं पर कोई अच्छे अच्छे हम क्या बोलते हैं ना, फोटोज होंगे या पोएटिक कोट्स होंगे, या एक ऐसे एक शायरी टाइप होगी या कोई इंस्पिरेशनल कोट होगा, तो वो पढ़ के आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि यार चलो कुछ तो अच्छा आया, राइट। तो उससे क्या हो जाता है, आपका इंटरेस्ट बढ़ता है। सो ये सारी जो चीजें थी, फोटोज ऐड करना, पोएटिक कोट्स ऐड करना, ये सारी चीजें भी क्या हुई, इंट्रोड्यूस होने को लग गई और हिस्ट्री में बढ़ने को लग गई। ओके, क्लियर यहाँ तक। Now, let's take the next. That is, Barbar, the founder of the Mughal emperor, wrote an autobiography entitled Tuzuk-e-Babari. It contains the descriptions of the battles fought by him. Barbar also recorded his minute observations of various regions and cities traveled by him, including the local and economic customs and the flora. यानी कि देखो यार, बारबर ने खुद की एक खुद की एक बायोग्राफी लिखी थी, खुद ने लिखी थी, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, राइट। उसका नाम है क्या था, उस बायोग्राफी का नाम है क्या था, ये बात याद रखनी है, इस पर आपको आंसर है। उसका नाम क्या था, तुजुक ए बारबरी। क्या नाम था, तुजुक ए बारबरी। बड़े ही नाजुक नजाकत से हमें ये नाम लेना है, दैट इज तुजुक ए बारबरी, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने क्या क्या लिखा, उन्होंने क्या क्या बैटल्स फॉट की थी, वो बैटल्स कब कब हुई थी, कौन सा टाइम स्पैन में हुई थी। फॉर एग्जाम्पल डे 1, ठीक है, उस डे 1 की डेट उन्होंने लिखी थी, डे 1 की डे 3 तक चली थी, तो उन दोनों उन्होंने उसका टाइम स्पैन लिखा कि इतने इतने दिन चली, कौन जीता, वो सब उन्होंने उसमें लिखा, ठीक है। और क्या लिखा उन्होंने, माइन्यूट ऑब्जर्वेशन, यानी कि क्या यार बच्चा लोग, जो बार थे, राइट, जो बार थे, इनके बारे में बहुत लोगों को पता होगा कि ये बहुत घूमते थे, वो बहुत ट्रैवल करते थे, तो वो जहां पर भी ट्रैवल करते थे
वहां पेड़ पौधे कैसे हैं, वहां की सॉइल कैसी है, वहां का कल्चर कैसा है, वहां पर लोग कौन से हैं, ये क्या करते थे, वो बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करते थे। वहां की इकोनॉमी कैसी है, पैसा कैसा है, ये चीजें वो क्या करते थे, बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करते थे। और ये सारी जो चीजें उन्होंने ऑब्जर्व की है वो उन्होंने किस में लिखी है, अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखी है, जिसका नाम क्या है, तुजुक ए बारबरी। अबुल फजल Akbarnama is very important from the viewpoint of critical historiography. अबुल फजल की एक अकबरनामा नाम का बुक है, ठीक है। वो भी क्या है, अगर हमें क्रिटिकल हिस्ट्री के बारे में जानना है, क्रिटिकल हिस्टोरियोग्राफी के बारे में जानना है, तो इट इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। उस व्यू पॉइंट से देखना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। His method of collecting authentic historical documents and their scrutiny is looked upon as the devoid of bias and hence realistic. ठीक है, उनकी जो ये आदत थी, वो क्या करते थे, बहुत ऑथेंटिक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स जो है कि रियल है, जो कि कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है। ऐसे जो ऑथेंटिक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स है, इनको जमा करते थे, ठीक है, इनको कलेक्ट करते थे और उनके ऊपर से एक रियलिस्टिक हिस्ट्री लिखते थे, यानी कि ऐसी हिस्ट्री लिखते थे जो कि कैसी होगी, हमेशा सच ही होगी, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं बखर पे। ये बखर जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा लोग, एक सेकेंड, सॉरी, ओके। ये जो बखर है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्यों? क्योंकि इस पर आपको आंसर भी है, याद रखो ना। बखर इज एन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट ऑफ मेडिवल पीरियड। जो भी मेडिवल पीरियड था, उसके अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें, इंपॉर्टेंट, तो बखर क्या है, उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। It contains epilogues of heroes and stories of historical events, battles and lives of great men। यानी कि बखर जो है वो कैसा है, एक इंपॉर्टेंट टाइप का डॉक्यूमेंट है। बखर में क्या क्या लिखा गया है, बखर में हर चीज लिखी गई है कि कौन से हीरो ने क्या की थी, स्टोरीज क्या क्या है, अलग अलग हिस्ट्रीज क्या क्या है, अलग अलग बैटल्स क्या क्या है। हर ऐसी इंपॉर्टेंट चीज जो कि हिस्ट्री के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, ऐसी सारी चीजें किसमें लिखी गई है, बखर में लिखी गई है। मराठी बकर और ऑफ वेरियस टाइप्स। हमारे जो मराठी बकर्स है, ये बहुत टाइप के हैं। सभाषद बकर वाज रिटन बाय कृष्णाजी अनंत सभाषद ड्यूरिंग द रेंज ऑफ छत्रपति रामराज महाराज, राजा राम महाराज, ठीक है। छत्रपति राजा राम महाराज के टाइम पे एक बकर लिखी गई थी। किसने लिखी थी? कृष्णाजी अनंत सभाषद। आप बोलोगे दीदी कहाँ पर चल रहा है, तो ये देखो यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। कृष्णाजी अनंत सभाषद ने छत्रपति राजा राम महाराज के टाइम पर एक बकर लिखी थी, जिसका नाम था सभाषद बकर। क्या नाम था? सभाषद बकर। ये सब आपको आंसर्स में आएंगे, अच्छे से सुनो, अच्छे से ध्यान दो, याद रखो। इट इज एन इंपॉर्टेंट बकर फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द रूल ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। अगर आपको छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम की और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, एडिशनल ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगी, तो आपको इस बकर में से मिलेगी। ये बकर आप स्टडी कर सकते हो। कौन सी बकर है? सभाषद बकर। किसने लिखी है? अनंत सभाषद ने, कृष्णाजी अनंत सभाषद ने। कौन से राजा के टाइम पे? छत्रपति राजाराम महाराज के टाइम पे उन्होंने लिखी। क्लियर यहाँ तक ना? भाऊ साहेबांची बखर डिस्क्राइब्स द बैटल ऑफ पानीपत। देखो पानीपत पे एक आई गेस मूवी भी आई है, राइट, मूवी भी आई है। तो पानीपत का जो बैटल थी, ये बैटल किसने डिस्क्राइब की थी, किस बखर में डिस्क्राइब हुई है, वो कौन से डॉक्यूमेंट में डिस्क्राइब हुई है, जिसका नाम है भाऊ साहेबांची बखर। अनदर बखर एंटाइटल्ड एज पानीपत जी बखर इज आल्सो अबाउट द सेम इवेंट। यानी कि पानीपत के बैटल के बारे में दो बखर है। दैट इज फर्स्ट इज भाऊ साहेबांची बखर एंड सेकंड इज पानीपतची बखर, ठीक है। होलकरांची Khaipiyat provides information about the Holkars and their contributions to the Maratha rule। यानी कि जो होलकरांची खाईपियत है, तो ये जो बकर थी, ठीक है, ये क्या करती है, अलग अलग इंफॉर्मेशन देती है कि होलकर्स ने कैसे कंट्रीब्यूशन दिया, होलकर्स ने कैसी मदद की, कौन से टाइम पे, मराठा रूल के टाइम पे। Buckers can be divided into various types such as biographies of king, dynastic history, descriptions of events, history of sect, autobiographies regarding grievance based on mythology, state and state administration by a king। यानी कि जो बकर है, ये बहुत अलग अलग टाइप्स में डिवाइड हो सकते हैं। यानी कि जैसे आपकी टेंथ है, टेंथ ए में, टेंथ बी में, टेंथ सी में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे अलग अलग डिविजन्स में डिवाइड हो चुके हैं। वैसे ही जो बकर है, वो भी बहुत अलग अलग चीजों में डिवाइड हो सकती है, अलग अलग टाइप्स में डिवाइड हो सकती है। क्या क्या टाइप्स उसके? बायोग्राफीज ऑफ किंग हो सकते हैं, हिस्ट्री के बारे में बता सकते हैं, किसी पर्टिकुलर इवेंट के बारे में बता सकते हैं, पर्टिकुलर सोसाइटी के एक आधा सेक्ट होता है उसके बारे में बता सकते हैं, किसी किंग की ऑटोबायोग्राफी के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। अलग अलग माइथोलॉजीज, उस टाइप का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, उस टाइम का इकोनॉमी कैसी थी, ऐसे अलग अलग चीजों के बारे में हमें कौन बता सकता है? बकर। और ऐसे अलग अलग चीजों में कौन डिवाइडेड हो सकता है? बकर डिवाइडेड हो सकता है, ये बात याद रखो।
ओके, नाउ देखो हमारी एंशियंट पीरियड की हो गई, मेडिवल पीरियड की हो गई, अब हम बढ़ रहे हैं मॉडर्न पीरियड के पास। ठीक है, नाउ लेट्स टेक मॉडर्न पीरियड। जस्ट मुझे पानी पीने दो। Historiography in the modern period. In the 20th century, the archaeological exploration and research started under the British rule. यानी कि 20th century में क्या हुआ, जो इंडियन आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन था, इसके बारे में जो खोज है वो किसके अंडर स्टार्ट हुई? ब्रिटिश रूल के अंडर स्टार्ट हुई। A number of ancient sites were excavated under the supervision of Sir Alexander Cunningham, the first director जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। किनके अंडर ये साइट्स किसने देखी, किसके सुपरविजन के अंडर? हम बोलते हैं ना सुपरवाइजर होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं पे गए तो आपकी टीम में एक सुपरवाइजर होगा, वो सब पर नजर रखेगा। वैसे एक सुपरविजन के अंडर, किसके सुपरविजन के अंडर? सर अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, इनके सुपरवाइजन के अंडर ये जो काम था, ठीक है, ये जो आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन का काम था, इसका जो रिसर्च था, ये हमने क्या किया? इंडिया में स्टार्ट किया। ही चूज मेनली द साइट्स मेंशन्ड इन द बुद्धिस्ट टेक्स्ट फॉर दिस पर्पस। उन्होंने कौन से साइट्स हमारे इसके लिए चूज किए, जो कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट में बहुत ही ज्यादा बताए गए थे, जाने माने थे, मेंशन थे। हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ सर जॉन मार्शल। हड़प्पन सिविलाइजेशन है जो है वो किसके टाइम पे, वो किसके टाइम पे हमें पता चला था? वो सर जॉन मार्शल के टाइम पे पता चला था। किसके टाइम पे? सर जॉन मार्शल के टाइम पे। टेन्योर यानी कि क्या? एक टाइम ऑफ पीरियड, आपको एक टेन्योर दे जाएगा कि इतने टेन्योर में आपको ये करना है। जैसे कि मैं आपको एक टेन्योर दूंगी कि आज से लेकर, ठीक है, यानी कि जब लेसन खत्म होगा उस दिन से लेकर अगले 4 दिन तक आपका एक टेन्योर रहेगा। उस दिन तक आपको क्या करना है? इस लेसन की लर्निंग करके रखनी है। ठीक है, उतना ही है टेन्योर यानी कि टाइम पीरियड। Because of this discovery, the antiquity of Indian history could be traced to the 3rd millennium BC or even earlier. इसकी वजह से जो हमारी इंडियन की एंटिक्विटी है, ये कहाँ से पता चलती है? हमें पता चलती है कि 3rd सेंचुरी BC से पहले भी है। ये तो हमने एंशियंट में भी देखा था, राइट? अशोक मौर्य के टाइम के पहले से हमारे लोग क्या कर रहे थे? लिख के रख रहे थे चीजें। इससे हमें पता चल रहा था कि जो हमारी हिस्ट्री है वो कब की पहले की है? 3rd मिलेनियम पहले की भी है, BC के पहले की भी है ना। ना वो जिनके बारे में हम पढ़ रहे थे, यानी कि जिनके सुपरविजन के अंडर हुआ सर अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है, और जिनके वजह से हमें पता चला, जिनके वजह से हमें पता चला हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, वो कौन थे? जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल। ठीक है, मैंने ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन इंडिया रोट अबाउट इंडियन हिस्ट्री। बहुत इंडिया, ठीक है, ब्रिटिश के बहुत लोगों ने क्या किया, बहुत ऑफिशियल्स ने क्या किया? इंडिया की हिस्ट्री के बारे में लिखना स्टार्ट किया। Their writing displays strong influence of the colonial policies of the British। पर उनकी राइटिंग में उनकी जो सोच थी वो दिख गई, उनकी जो पॉलिसीज थी वो दिख गई। यानी कि यार देखो, अगर हम हमारे बारे में कुछ बता रहे तो हम जैसे हम पे जो गुजरी है, हमने जो सहा है, वो हमारे तरीके से ही लोगों तक क्या होना चाहिए? डिनोट होना चाहिए, जाना चाहिए, पहुंचना चाहिए, राइट? पर अगर वो ब्रिटिशर्स ने लिखे और ब्रिटिशर्स की हिस्ट्री हम पढ़ते रहे तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था वो हमें पता चलेगा। हमारे लोगों ने क्या सहा वो हमें पता चलेगा क्या? नहीं पता चलेगा। तो इनका क्या था? इन्फ्लुएंस था। ठीक है, 3 volumes of The History of British India written by James Millward published in 1870। ठीक है, 1817 यानी कि 19th सेंचुरी में 3 वॉल्यूम्स निकले थे। 3 वॉल्यूम्स कौन से? द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया की हिस्ट्री के जो वॉल्यूम्स, 3 वॉल्यूम्स निकले थे, पब्लिश हुए थे। कब? 1817 में। किसने लिखे थे वो? जेम्स मिल ने लिखे थे। यहाँ पर आप उनका फोटो देख सकते हो, ठीक है, इन्होंने लिखे थे। दिस वॉज द फर्स्ट बुक ऑन इंडियन हिस्ट्री रिटन बाय अ ब्रिटिश हिस्टोरियन। ये ऐसी पहली बुक थी जो कि एक ब्रिटिश हिस्टोरियन लिखी थी। किस पर? अपने इंडिया के हिस्ट्री पर। ये वाला पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। कौन से 3 वॉल्यूम्स पब्लिश हुए थे जो कि ब्रिटिश हिस्ट्री पर थे? ठीक है, किसने लिखी थी? जेम्स मिल ने। कब पब्लिश हुई थी? 1870 पर। और ये ऐसी पहली बुक थी जो कि ब्रिटिश हिस्टोरियन ने लिखी थी इंडियन हिस्ट्री पर। ठीक है, इतना याद रखना है। It clearly reflects an absence of objective perspective and prejudice about वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द इंडियन कल्चर। पर इस बुक में हमें पता चलता है, इन वॉल्यूम्स में हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो हमारा इंडियन कल्चर है वो पीछे छूट रहा है। हमारे इंडियन कल्चर को उतना इसमें महत्व दिया गया है क्या? नहीं दिया गया है, इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया। The History of India, written by Mount Stuart Elphinstone, Governor of Bombay, now Mumbai, was published in 1841। यानी कि 1817 के बाद 1841 में भी हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये एक माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टोन नाम के गवर्नर ने लिखी थी, जो कि मुंबई के गवर्नर थे। और वो कब पब्लिश हुई थी? 1841 में पब्लिश हुई थी। ये बात याद रखो। क्लियर है यहाँ तक एवरीवन? ओके,
द पीरियड ऑफ मराठा एम्पायर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द इंडियन हिस्ट्री, यानी कि जो मराठास का एम्पायर था, जैसे कि हम बात कर ले छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति राजा राम महाराज, ऐसे अलग अलग जो छत्रपति थे हमारे, राइट, अलग अलग जो हम बोलते हैं ना, बाजीराव थे, ठीक है, बाजीराव पेशवे थे, तो इनकी जो हिस्ट्री वो हमारे इंडियन हिस्ट्री में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेशवा जो है वो उनको एक, जैसे हम बोलते हैं ना कि छत्रपति एक ओहदा है, वैसे पेशवा भी एक ओहदा होता है, ओके। ग्रैंड डफ नेम stands out among the British officers who wrote about Maratha history, ठीक है, मराठा हिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसलिए ये लोग क्या कर रहे थे, मराठास की हिस्ट्री के बारे में भी लिख रहे थे। और जो सर थे, जो लोग हम बोलते हैं ना ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, जिन्होंने फर्स्ट टाइम मराठा की हिस्ट्री के बारे में लिखा, अदरवाइज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने लिखी, तो किनका नाम आता है, सबसे पहले ग्रांट डफ का नाम आता है। किसका नाम? ग्रांट डफ। He wrote the book entitled A History of Marathas. उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम, जिसका टाइटल क्या था, History of Marathas. This book is published in 3 volumes, 3 volumes में, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, so 3 volumes में ये बुक पब्लिश की गई। Grant Duff's writing also shows the British inclination of condemning Indian culture and history. अब देखो यार, ये लोग ब्रिटिशर्स थे, आखिर वो लोग परदेसी थे, उनके भाषा में, उनके लिखने के तौर तरीकों में और उनके फीलिंग्स में बाहर की खुशबू तो आएगी, अपने देश की खुशबू आएगी क्या यार? नहीं। अपने देश की फीलिंग आएगी क्या? नहीं। तो ये जो ग्रैंट डफ ने भी जो मराठाओं के बारे में लिखा था, इसमें भी कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के इन्फ्लुएंस थे, और हमारा जो इंडियन कल्चर था वो पीछे छूट रहा था, ये हम क्या देख सकते थे, सरासर देख सकते थे। Similar tendency is witnessed in the Colonel Todd's writing about Rajasthan history. फिर एक कॉर्नल टॉड था जिन्होंने राजस्थान की हिस्ट्री लिखी, उनकी हिस्ट्री में भी हम ये सब देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो इंडियन कल्चर है वो पीछे छूट रहा है, और उन्होंने अपनी अपनी चीजें लिख दी। The 2 volumes written by William Wilson Hunter on Indian history show a somewhat impartial treatment of the subject, यानी कि जो ये विलियम हंटर था, ठीक है, ये जो विलियम हंटर था, इन्होंने जो इंडियन हिस्ट्री लिखी थी, उसमें भी हम देख सकते हैं कि इम्पार्शियल ट्रीटमेंट हुई थी, यानी कि उन्होंने उनके बारे में ब्रिटिशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा लिख दिया। नाम दे रहे वो इंडियन हिस्ट्री, और उसमें लिखा किसके बारे में, गुणगान किसका कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स का कर रहे हैं, तो ये इम्पार्शियलिटी हुई, राइट। तो ये बराबर नहीं हुआ, ट्रीटमेंट अच्छी नहीं थी, इसलिए हमने उस हिस्ट्रीज को माना क्या? नहीं माना। Then Neelakantha Janardhan Kirtane and Vishwanath Kashinath Rajwade were 2 Indian historians who took upon the task of exposing the limitations of Grant Duff's writing. कि Grant Duff ने, ग्रांट डफ ने जो मराठा की हिस्ट्री लिखी थी और उसकी जो लिमिटेशंस थी, उसमें जो अलग अलग चीजें लिख के रखी थी, जो कि किसके पॉइंट ऑफ व्यू से थी, ब्रिटिशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थी, तो वो बराबर नहीं थी। तो नीलकंठ कीर्तने और विश्वनाथ राजवाड़े, ये 2 लोग आ गए और इन्होंने बोला कि हम इनको क्या करेंगे, एक्सपोज कर देंगे, ठीक है। तो यार देखो, इतनी जो चीजें हुई, ठीक है, इतनी जो चीजें हुई जो हमने देखी मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, हिस्टोरियोग्राफी इंडिया की, ठीक है। तो यहाँ तक हम लेते हैं पार्ट 1। आपको अब जल्दी ही पार्ट 2 मिलेगा, पार्ट 2 के सेक्शन में मिलते हैं। आज का सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, समझ में आ गया होगा तभी भी लाइक कर देना। अगले टाइम जब सेशन में आओगे तब झुंड के साथ आना, अपने फ्रेंड्स के साथ आना, और यार एक चीज याद रखो, सब्सक्राइब करना है। क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। और दीदी ने क्या बोला था, कितने का टारगेट बोला था? 10K का टारगेट बोला था। 10K का टारगेट टिल द एंड ऑफ जुलाई मंथ ये पूरा करना है, यानी कि करना है। तो चलो देन मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, बाय, एंड दिस सेशन नाउ।